आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की। चैप्टर है हमारा पांचवा। इसका सेकंड पार्ट है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। तो देखिए, पार्ट वन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और पार्ट टू में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। देखिए, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारतीय उद्योगों में परिवर्तन के बारे में चर्चा कीजिए, आपका क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको एक टॉपिक भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो ये उदारीकरण है और वैश्वीकरण है और निजीकरण है यानी कि एलपीजी टॉपिक पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको आगे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हुआ था कि सरकार ने संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। संरक्षणवाद के तहत क्या था कि जो देश के उद्योग होते हैं, जो देसी उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, जो बाहरी कंपनियों से आने वाला जो भी माल होता है, जो भी सामान होता है, विदेशी कंपनियों से आने वाला सामान, उस पर टैक्स वगैरह ज्यादा लगा देती है। जिससे क्या होता है, लोग जो होते हैं बाहर की चीजें महंगी होने के कारण नहीं खरीदते और देश के बने हुए उद्योगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक तरह से ये संरक्षण हो जाता है। लेकिन ये संरक्षणवाद की नीति जो है, हो सकता है वो कुछ समय के लिए किसी देश के लिए फायदेमंद हो, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करें तो वो देश जो इस नीति को अपनाता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पिछड़ने भी लग जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है मार्केट में वो कम हो जाता है संरक्षणवाद की नीति को अपनाने से। तो सरकार को जब ये महसूस हुआ कि संरक्षणवाद की नीति से उतना लाभ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में सरकार ने 1990 के दशक में आर्थिक क्षेत्र में बड़े फैसले लिए। ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, इन सभी चीजों को अपनाया गया था। और 1990 के दशक में सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, यानी कि अब सरकार क्या करेगी, बाहरी कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा मतलब आने का, अपने देश में आने का, व्यापार करने का, यहाँ पे अपने उद्योग लगाने का पूरा मौका देगी। ठीक है, यानी अपनी जो नीतियां हैं उसको थोड़ा उदार बनाएगी, थोड़ा लिबरल बनाएगी। अब सरकार ने संरक्षणवाद की नीति को छोड़कर विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया। यानी अब संरक्षणवाद यानी केवल देसी उद्योग नहीं, बल्कि बाहरी जो उद्योग है उनको भी मौका दिया जाएगा, ताकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा तो सभी कंपनियां क्या करेंगे। जब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आज से कई साल पहले की बात करूं, जब मार्केट में कुछ मोबाइल आते थे, तो दो तीन ब्रांड ही थे जिनके आते थे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी भी ब्रांड के। तो दो तीन ब्रांड थे, उन्हीं के मोबाइल ज्यादा चलते थे। तो उस समय में कंपटीशन नहीं था मोबाइल मार्केट में। ठीक है, आज से मैं कम से कम आपको ये बात है 2006-07 की बात बता रहा हूँ, लगभग इतने साल पुराने। तो इस समय में क्या हुआ था, जब ज्यादा कंपनियां नहीं थी, तो जो भी मोबाइल वगैरह होते थे, स्मार्टफोन तो वैसे भी बहुत ना के बराबर ही थे, कीपैड वगैरह ऐसे फोन चलते थे। तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते थे और ज़्यादा उसमें फीचर भी नहीं होते थे। लेकिन जब चाइनीज़ मोबाइल की एंट्री हुई मार्केट में, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कम पैसे में अधिक फीचर देने शुरू कर दिए। अब ऐसे में क्या हुआ, लोग जो थे वो अट्रैक्ट हुए इन फोनों की तरफ, क्योंकि ये उनको सस्ते भी मिल जाते थे और यहाँ पे इनको फीचर भी ज़्यादा मिलते थे। तो इस तरीके से क्या होता है, जब जब विदेशी कंपनियों को मौका मिलता है आने के लिए, तो बहुत सारी चाइनीज ब्रांड आ गए, फिर अदर ब्रांड आ गए। तो इस तरीके से क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हर कंपनी कुछ मतलब बेहतर देना चाह रही है, ताकि जो कस्टमर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनका जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो यही था कि अब संरक्षणवाद की नीति को समाप्त करके विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा। जब ये सारी चीजें होंगी, फीचर ज्यादा मिलेंगे, पैसे भी कम लगेंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट में कंपटीशन होगा, तो सभी कंपनियां बेहतर देने का प्रयास भी करेंगी। निजी कंपनियां विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले सरकार के लिए आरक्षित रखा गया था। अब इस समय में क्या हुआ कि जो पहले सरकार के लिए कुछ क्षेत्र थे, आरक्षित थे, वहां पे देश की सरकार ही फैसले लेती थी, सरकार के द्वारा ही उनको चलाया जाता था। लेकिन अब क्या किया सरकार ने, कुछ निजी कंपनियों को भी उस क्षेत्र में एंट्री दे दी कि आओ भाई, तुम यहाँ पे अपना कार्य कर सकते हो, अपने फॉर्म वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, अपना मतलब व्यापार कर सकते हो। अब आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एक बार ध्यान से देखो। दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन की तरफ देखोगे आप। नागरिक उड्डयन यानी कि जो उड़ानें होती हैं, जो एरोप्लेन वगैरह जाते हैं, इसमें देखो सैन्य उड़ान नहीं होती है। ठीक है, सैन्य उड़ान को छोड़कर जितनी भी उड़ान होती है, यानी भारत से दूसरे देश में कोई जा रहा है या दूसरे देश से भारत में आ रहा है, तो ये सारी उड़ान हो जाएगी। या ऊर्जा क्षेत्र, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे सरकार ही होती थी पहले। ठीक है,
बाहरी कंपनियों को नहीं दिया जाता था, मतलब इनमें कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार ने क्या करा, इनमें भी बाहरी जो विदेशी फर्म है उनको एंट्री दी कि आप यहाँ पे भी आ सकते हो। उद्योगों को खोलने के लिए पहले लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत ही मतलब ऐसी थी, टफ, कि बाहर के जो उद्योग हों वो थोड़ा मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता था देश में व्यापार करना। तो उनके लिए भी अब लाइसेंस वाली जो कठोर प्रक्रिया थी उसको सरल बना दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विदेशी फर्म जो हैं वो भी यहाँ पर आएँ। अब भारतीय दुकानों पर विदेश की जो वस्तुएं होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि पहले नहीं होती थी, टैक्स ज़्यादा लगता था, तो देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता था, विदेशी चीज़ों को कम से कम लिया जाता था। तो ऐसे में क्या था कि भाई विदेशी चीज़ें नहीं आती थी, तो सरकार ने अब क्या करा कि विदेशी वस्तुओं को भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, किसी भी दुकान से ले सकते हैं। अब आप देखोगे आज के समय में आप टेक्नोलॉजी का कोई भी चीज़ देख लो, चाहे आप स्मार्टफोन देख लो या कोई पंखा वगैरह, टीवी टेलीविज़न वगैरह, आप कुछ भी आपके घर में जो भी प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप देख लोगे, तो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं विदेशी फर्म से रिलेटेड ही होते हैं, ज़्यादातर बाहर की ही कंपनियां होती हैं। ठीक है, उदारीकरण जब अपनाया गया तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सी जो भारत की कंपनी थी उसको बहुदेशीय कंपनियों ने यानी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों ने खरीद लिया, और बहुत सी भारतीय जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, बहुत सी भारतीय कंपनी जो थी वो भी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, यानी अपने देश के अलावा अन्य देशों में भी उद्योग लगाने लगे, वहां पे भी व्यापार करने लगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो सरकार ही वहां पे काम करती थी, बाहर की कंपनियों को कोई उसमें कोई भी लाइसेंस या कोई भी परमिशन नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने क्या करा, बाहरी जो कंपनी होती है उनको भी इनवाइट करा कि आओ और यहाँ पे आप अपने व्यापार को कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल अच्छे से समझना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल और है, देखो जैसे कि पार्ले पे जो है, जो ये पेय पदार्थ है, इसको कोका कोला ने खरीद लिया, यानी कि ये बाहरी कंपनी थी, इसने इसको खरीद लिया। पार्ले पे का जो सालाना आमदनी जो थी, इसकी जो एक साल की कमाई होती थी वो लगभग 250 करोड़ रुपए थी। लेकिन अगर हम कोका कोला की देखें तो इसका केवल जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो विज्ञापन होते हैं, उसका बजट ही 400 करोड़ है। अब सोचो कि कोका कोला जो है वो कितनी बड़ी कंपनी रही होगी जिसका केवल एडवर्टीजमेंट ही 400 करोड़ का है। ठीक है, और ये जो पार्ले जो कंपनी है इसका 250 करोड़ का तो केवल आमदनी है। तो आप समझ जाओ कि जब इतना ज़्यादा ये पैसे उस पर केवल एडवर्टीजमेंट में लगा सकते हैं, तो ये बड़ी आसानी से किसी दूसरी कंपनी को भी आराम से खरीद सकते हैं। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आता है 2 मार्क्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। विनिवेश का क्या अर्थ होता है? तो देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जो कि सरकार के हाथ में है, तो सरकार अपने हिस्से को निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको बेचने का प्रयास कर रही है, इसी को विनिवेश कहा जाता है। इससे क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो डर जाते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि कहीं इस विनिवेश के कारण उनकी नौकरी ना चली जाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे पहले ये जो बिजली कंपनियां होती थी, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिल्ली का दे रहा हूँ, तो ये सरकारी होती थी, सरकार इसके द्वारा बिजली प्रोवाइड कराती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बिजली चोरी होती थी, घंटों घंटों तक बिजली चली जाती थी, लोग परेशान रहते थे, और बिजली चोरी रुक नहीं रही थी। ठीक है, सिस्टम सरकार का उतना अच्छा नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार ने कुछ क्षेत्र को निजी क्षेत्र को दे दिया उसके। ठीक है, फिर बाद में प्राइवेट कंपनी आई, इन्होंने इस पे बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, फिर बिजली चोरी पे रोक लगाई, और जहाँ पे होती है उन पे भारी जुर्माना लगवाया। ठीक है, और अब क्या है, बिजली टाइम पे रहती भी है और ज़्यादा समय तक रहती है और बहुत ही कम जाती है। तो इस तरीके से, लेकिन इससे क्या हुआ, जो बिजली कंपनियों में करने वाले काम जो कर्मचारी थे वो डर गए, उन्हें लगा कि अब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हमारा रोजगार जो है कहीं ना कहीं वो चला जाएगा, हमें नुकसान होगा। क्योंकि जो सरकारी तंत्र में जब जो कर्मचारी होते हैं वो अपने अनुसार नौकरी कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा उन पे उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। लेकिन जब वही कंपनी अगर प्राइवेट हाथों में चली जाए, कोई भी कंपनी, तो फिर जो प्राइवेट हाथों में जाती है तो फिर वो उनसे बहुत खींच के काम करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खींच के काम करवाते हैं, अगर काम सही नहीं करते तो फिर उनको निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए भी जो लोग होते हैं कर्मचारी वो डर जाते हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। बहुत सारे मतलब इसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो ये विनिवेश वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें ये कई बार रिपीट हो रखा है, यानी 2 से 3 बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन है कि लोग किस तरह काम कर पाते हैं, जो कारखाने या फैक्ट्री वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं।
वहां पे रोजगार कैसे उनको मिल जाता है, कारखानों में लोगों को किस प्रकार से काम मिलता है। तो देखिए, रोजगार के लिए आपने अखबारों में कटिंग देखी होगी, विज्ञापन देखा होगा, एडवर्टीजमेंट देखा होगा। क्या आपको पता है कि इन विज्ञापनों से सबको रोजगार मिल जाता है? नहीं, इन विज्ञापनों से बहुत कम ही लोग हैं जिनको रोजगार मिल पाता है। जबकि निजी संपर्क के द्वारा लोग जो होते हैं वो ज्यादा रोजगार पाते हैं। जो मजदूर लोग होते हैं वो अखबार की कटिंग देखकर रोजगार पे नहीं जाते, बल्कि वो किसी से निजी संपर्क, किसी ठेकेदार के थ्रू या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के थ्रू ही काम पर लगते हैं। जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, कामगार होते हैं, इनको रोजगार देने का तरीका जो होता है, सभी फैक्ट्री का अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, सभी फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भी उनके अनुसार होते हैं, और काम की जो टाइमिंग है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, सबके अपने तरीके हो सकते हैं। कामगार यानी कि जो कर्मचारी होते हैं वो ठेकेदारों के द्वारा रोजगार पाते हैं। एक ठेकेदार होता है, वो बहुत सारे लोगों मजदूरों से कांटेक्ट करता है और उन सबको काम पे रखवा देता है किसी फैक्ट्री वगैरह में। ठीक है, ठेकेदार जो होता है वो गाँव में जाता है, वहां पे देखता है जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग चाहते हैं काम करना, उनको पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढता है, उनके बारे में पूछता है, उनको कुछ पैसे उधार दे देता है, कुछ लालच भी दे देता है काम पे, और उनको काम पे रखवा लेता है। तो इस तरीके से इनको क्या मिलता है? काम मिलता है। यूनियन, आपने यूनियन के बारे में भी सुना होगा। यूनियन जो होती है, कई यूनियन भी लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है। और ये जो यूनियन है ये क्या करती है? मजदूरों के साथ मान लो अन्याय हो रहा हो, या उनके पैसे रोके जा रहे हो, या फिर कुछ उनके साथ गलत हो रहा हो, तो उनके लिए आंदोलन भी चलवाती है। कुछ कामगार जो होते हैं अपने बच्चों को अपने बदले काम पे लगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब भाई हमारे बाद हमारे बच्चे भी काम पे लग जाएं। बहुत सी फैक्ट्रियों में बदली कामगार भी होते हैं। बदली का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहीं चला गया है किसी काम से, कोई रीजन है, वो नहीं है, कुछ समय के लिए आ रहा है, छुट्टी पे है, तो उसके बदले अब जगह तो खाली हो गई, तो वहां पे कोई दूसरे कर्मचारी को रख लिया जाता है, टेम्परेरी आप समझ लो। यानी कि जो छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पे काम करते हैं, इन्हें सबके समान स्थायी पद, यानी इनका जो जॉब होती है वो परमानेंट नहीं है, सुरक्षा भी इनको उतनी नहीं दी जाती, क्योंकि जब वो जो पर्सन है, जो भी पर्सन काम करता था, जिस दिन वो वापस आएगा तो उस दिन इसको फिर वहां से जाना पड़ेगा, फिर वो अपनी पोस्ट, अपना काम जो है संभाल लेगा। तो इसे बदली कामगार भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काम को किस प्रकार से किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको किसी फैक्ट्री में काम तो मिल गया, अब वो काम कैसे करेगा, या फिर कारखानों में कैसे काम चलता है। तो देखिए, आपको पता है वहाँ पे जो भी फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पे मैनेजर होते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर टाइप के, मैनेजर टाइप के कई सारे पद होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, मैनेजर हर जगह होते हैं, वो मैनेज करते हैं काम को, यानी कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको नियंत्रित किया जाए, उनका काम बांटा जाए, उनको देखा जाए, उनको कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इनका उद्देश्य होता है कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पाए हैं। ठीक है, और अधिक काम करवाने के दो तरीके होते हैं, यानी कि काम के घंटे बढ़ा दें। मान लो कोई 6 घंटे का काम करता है, 8 घंटे का काम करता है मान लो, तो अगर 10 घंटे काम करवाए जाने लगे, यानी काम के घंटे बढ़ा दें, तो काम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। निर्धारित समय में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा बढ़ा के, या फिर कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे समय उतना ही रहे लेकिन काम ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ज़्यादा कर्मचारी रख लें, या ज़्यादा कोई और तरीका अपनाएं, इस तरीके से। इसके अलावा कार्य जो है उसको संगठित रूप में करने से भी उत्पादन बढ़ सकता है। और एक और तरीका है कि लोगों का काम जो है वो डिवाइड करते हैं, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको उसी टाइप के काम में लगा दिया जाए। ठीक है, और संगठित करके भी उत्पादन बढ़ाया जाता है, इसको औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ऐसे उद्योग जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनें होती हैं, बहुत ज़्यादा मशीनें, वहाँ पे लोग कम होते हैं, ज़्यादातर काम जो होता है मशीनों पे निर्भर होता है, और जहाँ पे लोग होते भी हैं तो उनको बहुत तेजी से, बिल्कुल मशीन की तरह लोगों को काम करना होता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी है मारुति उद्योग लिमिटेड। ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी प्रत्येक मिनट में 2 कार तैयार कर देती है, यानी 1 मिनट में 2 कार तैयार कर देती है। अब आप सोचिए कि कैसा काम होता होगा, सब कुछ मशीनों से। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कामगार जो होते हैं, यानी जो कर्मचारी जो होते हैं, उनको किन अवस्थाओं में काम करना पड़ता है, यानी वहां पे कंडीशन क्या होती है। जैसे कोई खदान वगैरह में काम कर रहा है तो कैसी अवस्था होती है। देखिए, प्रारंभिक समय की अगर हम बात करें, यूरोप की बात करें जहां से ये सब शुरू हुआ था, तो उस समय तो लोगों की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। क्या होता था, इनसे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कराया जाता था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इनको समय पे वेतन भी नहीं दिया जाता था, सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी, बहुत सारी इनके साथ समस्याएं थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो सरकार ने कई तरह के कानून बना दिए हैं मजदूरों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सरकार ने मजदूरों के लिए कई प्रकार के कानून बनाए हैं। खदान एक्ट 1952, इसमें कई तरह की बातें हैं, जैसे कि एक व्यक्ति खान में
किसी खान में काम करता है, खदान में काम करता है, तो वो सप्ताह में अधिक से अधिक इतने घंटे काम कर पाएगा, यानी वो घंटे फिक्स कर दिए कि एक आदमी से, ठीक है, अधिक से अधिक एक सप्ताह में यानी 7 डेज में अधिक से अधिक कितना, कितने घंटे काम कराया जाना चाहिए वो पहले से फिक्स कर दिया सरकार ने, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कराया जाए। और मान लो कोई एक्स्ट्रा करता है यानी ओवर टाइम करता है, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसके लिए उसको ओवर टाइम का अलग से पैसा भी दिया जाना चाहिए। यानी कि 8 घंटे की नौकरी है लेकिन वो चाहता है भाई मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूं, तो 2 घंटे के उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने चाहिए ओवर टाइम के, ठीक है। सुरक्षा के जो नियम होते हैं उसका पालन होना चाहिए कि वहां पे पूरे सुरक्षा उपकरण और सुविधाएं भी होनी चाहिए। और जो लोग भूमिगत यानी जो अंडरग्राउंड भूमिगत खानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके सामने बहुत खतरे होते हैं। बाढ़, आग लग जाती है, कई बार ऊपरी सतह जो होती है वो नीचे धंस जाती है। ऐसी खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं जो लोग भूमिगत खान में काम करते हैं। गैस का उत्सर्जन होता है वहां पे जिसके कारण ऑक्सीजन बंद हो जाती है। इससे इनको बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती है, सांस से संबंधित अस्थमा या फिर क्षय रोग वगैरह कई तरह की बीमारियां हो सकती है इनको। और जो लोग खुली खानों में काम करते हैं वहां पे तेज धूप में काम करना पड़ता है इनको, गर्मी में, बारिश में काम करना पड़ता है, वहां पे भी इनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो यानी कि इनके साथ जहाँ पे ये काम करते हैं कई तरह की समस्याएं होती है, स्थिति जो होती है, कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन सरकार ने इनके लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अब एक ऐसा भी काम है जो घरों से हो सकता है, जैसे लेस बनाना, जरी वगैरह डिजाइनिंग बनाना, गलीचे वगैरह बनाना, बीड़ी बीड़ी उद्योग आपने सुना होगा, बीड़ी वगैरह बनाए जाते हैं घर पे पत्ते वगैरह से, अगरबत्ती वगैरह बनाना, इसके अलावा लिफाफे बनाना, ठीक है। और भी कोई छोटे छोटे काम हैं जो घर से बनाए जाते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाना। बहुत सारे काम हैं जो घरों से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें एक ठेकेदार टाइप का होता है जो पर पीस के हिसाब से काम देता है, ठीक है। यानी बहुत जैसे मान लो कोई कपड़ा होता है उसमें कुछ डिजाइनिंग विजाइनिंग करवानी होती है, तो वो आता है खूब सारे कपड़े लेके और घरेलू कई घरों में दे जाता है, और उन घर के लोग पर पीस के हिसाब से पैसे लेते हैं, यानी पर पीस के 2 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, जो भी उनका चार्ज होता है, इस तरीके से भी काम कराए जाते हैं। ये वो काम है जो घर में से किए जा सकते हैं, इसके लिए कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है, घर से ही हो जाता है काम। अब यहां से हमारी वीडियो खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट में बताना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है 20 वर्ड से ज्यादा नहीं देना आपको। 2 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़ताल क्या होती है, आप हड़ताल हमें बताइए, 20 वर्ड में आपको 2 लाइन में आंसर देना है। दूसरा फिर मजदूर संघ क्या होता है, ये भी आपको 20 वर्ड में आंसर देना है। आप मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और मैंने चैप्टर में से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे कवर किए हैं 2 पार्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप सपोर्टिंग मटेरियल को पढ़ लें तो आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको सपोर्टिंग में मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है। और नोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल पे eklavyastudypoint.com सर्च करना होगा, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, और ऐसे सर्च करोगे तो इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये जो 3 लाइनें दिख रही है इस पे क्लिक कर दोगे आप, तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, और कैटेगरी आएगी तो फिर आप वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे, आपके पास क्लास आ जाएगी, 10 12 जो भी है आप सिलेक्ट करके सब्जेक्ट पे जाके नोट्स को पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।